पिछले वीडियो में हमने ओम्स लॉ को प्रूव किया था। हमने निकाली थी ये V अपॉन I रेशियो। ये प्रूव की थी इट्स अ कांस्टेंट और उस कांस्टेंट का नाम दिया था R, रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे ये रेजिस्टेंस होता क्या है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट्स अ ऑपोजिशन। ये है ऑपोजिशन। ये रेजिस्टेंस एक रुकावट है। किसको रुकावट है? टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के रास्ते में रुकावट है, करंट को रोकने वाला है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये कहाँ रोकेगा? इन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसको हमने लगा दी ये बैटरी, इस पे लगा दिया हमने पोटेंशियल V और इसमें करंट दौड़ेगा अब I। इस I करंट को जो जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, इस I करंट को जो रोकने वाला है, जो उसको 100% करंट फ्लो नहीं करने देगा, उसके रास्ते में रुकावट बनेगा, उस चीज को बोलते हैं ये रेजिस्टेंस R। ये रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस रास्ते में इसको करंट को रोकेगा। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी? इट्स अ रेशियो। रेशियो किसकी है? वोल्टेज अप्लाइड, ये V जो वोल्टेज हमने लगाई थी, टू इलेक्ट्रिक करंट, जो ये करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो फ्लो कर रहा है, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। इसके यूनिट्स होते हैं ओम्स और इसका सिंबल होता है ये वाला, ये ऐसे करके। अब इसी सर्किट का हमें अगर बनाना हो इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो कैसे बनाएंगे हम? सेम ऐसे ही एक बैटरी लगा दी, तो अब हमने एज अ लिखाना है, इसका ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये बन जाएगा ऐसे। ये आ गया रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई, और इसका पोटेंशियल इसके क्रॉस हो गया वी, वो जो बैटरी ये प्रोवाइड कर रही है। तो ये आर की वैल्यू क्या होगी? वी अपॉन आई। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये वाले का। ये हर जगह हम कंडक्टर तो दिखा नहीं सकते, तो हम उसका लगाते हैं सिंबल, और ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जब भी हमें कुछ भी प्रूव करना होता तो हम क्या, हमारा पहला स्टेप क्या रहता था? इमेजिन अ कंडक्टर। वो कंडक्टर कैसा हो? जिसकी लेंथ हो L और एरिया क्रॉस सेक्शन हो A। तो यहां भी हम आगे टॉपिक को चलाने के लिए फिर हम इमेजिन करेंगे, इस बार करेंगे कंसीडर टू रेप्लिकाज। रेप्लिका का क्या मतलब हुआ? एक जैसे दो, बिल्कुल एक जैसे, एग्जैक्टली एक दूसरे के जुड़वा भाई, बिल्कुल एक जैसे टू। तो टू रेप्लिकाज ऑफ कंडक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की लेंथ होगी L, ये लेंथ होगी L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये होगा A। तो इससे पता क्या चला हमें? नाउ व्हेन वी डबल, डबल क्या डबल करते हैं? डबल द लेंथ। जब लेंथ को हमने, कंडक्टर की लेंथ को डबल किया, अगर मान लो ये L है, दूसरे की भी L है, तो डबल क्या होगी? L प्लस एल इज इक्वल टू 2L। 2L बनाने के लिए इनको ऐसे जोड़ेंगे, एक कंडक्टर यहाँ उसके साथ जोड़ के दूसरा लगा दिया, ये कंडक्टर लगा दिया, ये दूसरा जोड़ना जोड़ के लगा दिया ना। तो ये एक की L है, तो ये होगी 2LL। तो व्हेन वी डबल द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो हमें पता चला कि जो ये रेजिस्टेंस है इसका टोटल, वो हो गया डबल। यानी कि इसका कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस एक का था, अब जोड़ने से अगर यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, वो डबल हो गया। डबल से मतलब अगर इसका 2 ओम्स रेजिस्टेंस बनता है, 2 ओम्स तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 4 ओम्स। तो ये हो गया डबल। इसका प्रूफ तो हायर स्टडीज में आपको मिलेगा, फिर वो +2 की नहीं, फिर आगे की क्लास की बात हो जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इजी करने के लिए इसको कुछ ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। मान लो ये एक गली है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे एक बंदा है, ये बंदा बना दिया हमने। उसके शोल्डर्स के ऊपर ये एक बैग लगा हुआ है और इसमें पड़े हैं डंबल्स, वेट पड़ा हुआ है। तो इसे L डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कितना? ये L डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ये यहां से चलना शुरू करता है और जाके L तक पहुंचता है, यहां तक इसका हो गया L। लेकिन यहां आके इसको पता चला ये तो गलत इंफॉर्मेशन थी, हमें तो L अभी और पड़ा है।
तो जितना जीरो से लेके एल तक आने के लिए इसको काम करना, मेहनत करनी पड़ी है, उतनी दोबारा करनी पड़ेगी, फिर दोबारा वहां तक जाने के लिए, फिर वो जाएगा यहां तक जाने के लिए, उतनी ही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। इसका मतलब उसका एफर्ट जो हो गया डबल हो गया ना, उसका काम डबल हो गया। इसी तरह अब इस चीज को यहाँ पे देखो, ये बंदा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, वेट है, ये उसका चार्ज है। तो आगे ये भी लगा लो कि आगे से आंधी भी आ रही थी, तेज आंधी जहां से चल रही है, ये विंड भी चल रही है। तो इस बंदे को अगर यहां तक यहाँ कराने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी, उतनी ही मेहनत आगे जाने के लिए करनी पड़ेगी। इसी तरह ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें एल डिस्टेंस ट्रेवल तक कितना उन्हें एनर्जी खर्चनी पड़ी, वो सेम एनर्जी एक और एल ट्रेवल करने के लिए करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब उन्हें जितना रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मिला, उतना ही फिर दोबारा रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मिला। तो इसलिए जब हमने लेंथ को डबल कर दिया कंडक्टर की, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। इस एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। एग्जैक्ट प्रूफ हायर स्टडीज में आएगा। ठीक है, हमें कितना याद रखना है कि जब हम लेंथ को डबल करेंगे, कंडक्टर की लेंथ को डबल कर देंगे, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल। व्हेन वी डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया, इस बार हमने ये जो एरिया कंज्यूम किया था, इसको डबल करके देखते हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जब हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल किया, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया और कितना हो गया? आधा रह गया, हाफ रह गया। ये पहले एक एरिया ए था, अगर इसको डबल करना है तो इसके ऊपर एक और रख देंगे, तो टोटल 2A एरिया हो जाएगा। 2A एरिया हो गया। व्हेन वी डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस गेट हाफ, आधा रेजिस्टेंस रह जाता है। अब इसको भी एक एनालॉग एग्जांपल से समझ के देखते हैं। मान लो एक यहाँ पे ट्रक आया, आके, और ट्रक में पड़ी थी सीमेंट की बोरियां, ये कितनी सारी। और यहाँ पे हैं कुछ अपने भाई लोग, मजदूर लोग, उन्होंने ये बोरियां उतार के, ये बोरियां उतार के यहां से लेके, इस एंड से लेके यहां तक जाना है। जब तक तो ये सिंगल एरिया था, तो यहाँ पे लगा लो दो मजदूर काम कर रहे थे। तो दो मजदूर एट अ टाइम दो बोरियां उठा के यहां से, इस पॉइंट से यहां तक ले जाएंगे। लेकिन जब हमने ये एरिया डबल करने का मतलब क्या किया, हमने एक कंडक्टर एक और ऊपर रख दिया, यहां पे भी दो मजदूर खड़े हैं, तो यहां पे भी हो गए, तो यहाँ पे भी हो गए, टोटल हो गए हमारे पास चार मजदूर। तो यहाँ पे जहाँ दो बोरियां जा रही थी, अब ये बोरियां आई, यहाँ से चार बोरियां उठाएंगे, ट्रक ही हिल गया, ये चार बोरियां एट अ टाइम उठाएंगे और ये ले जाएंगे। जहां दो जा रही थी वहां पे अब जा रही है ये चार बोरियां। देखिए, सीमेंट की बोरियों को मान लो जो ये चार्ज, ये बैटरी सप्लाई कर रही है, और मजदूर जो इसके इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहले जितने थे उससे डबल हो गए हैं। तो जल्दी से वो सारा चार्ज लेके जाएंगे, जल्दी से यहां से उठाएंगे, इस तरफ ले आएंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया? इससे आधा, हाफ हो गया। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के लगा देंगे, तो रेजिस्टिविटी है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, आर रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू रो, जो कि है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इनटू एल ओवर ए। तो यहां से पता लगता है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर की डायमेंशंस है। क्योंकि हमने डायमेंशन क्या है? एल है, एरिया, ठीक है, दोनों ही तो इंक्लूड हो गए, ये एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर।
अब देख लेते हैं ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, तो सबसे पहले क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मान लो जैसे कि कोई स्कूल के बाहर कोई अंकल है जिसका घर है स्कूल के बाहर, और वहां पे बच्चे साइकिल खड़ी करते हैं। वो हमेशा गुस्से में रहता है, खड़ूस रहता है। आमतौर पे बच्चे कह देते हैं इसको छोड़ो, इसका नेचर ही ऐसा है। तो इसी तरह बात को टालने के लिए हम लिख देते हैं इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे उस अंकल का गुस्सा जो साइकिल नहीं खड़े करने देता अपने घर के बाहर, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका बिहेवियर है। इसी तरह मटेरियल का की प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टिविटी दिखाना। क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हर मटेरियल का होता है, दैट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। जैसे कॉपर का अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, गोल्ड का अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, हर मटेरियल का अपना अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसके यूनिट्स होते हैं ओम्स मीटर। तो और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ऑफर किसने किया, कंडक्टर, बाय द कंडक्टर। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर ऑफ, वो कंडक्टर कौन सा है, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी में देख लो, एल की वैल्यू 1 रख दो, ए की वैल्यू 1 रख दो, तो ये आर इज इक्वल टू रो आ जाएगा। किसी भी मटेरियल का कोई ऐसा कंडक्टर जिसकी लंबाई, लेंथ क्या है, 1 मीटर रखनी है, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इतना आना चाहिए। वो जो जितना रेजिस्टेंस हमें शो करेगा एक सर्किट के अंदर, उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब ये रो का फॉर्मूला हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये ए को इधर ले जाओ, एल को नीचे ले जाओ, तो अपने आप आ जाएगा ये वाला। रो इज इक्वल टू आर एरिया अपॉन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। अच्छा, लास्ट वीडियो हमने वी अपॉन आई की रेशियो जो निकाली थी, ये वी अपॉन आई की रेशियो कांस्टेंट प्रूफ की थी। तो वो कैसे प्रूफ की थी, ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया था। तो इस वैल्यू को यहाँ रेजिस्टेंस में पुट करेंगे। तो देखो, जैसे ये वैल्यू रखेंगे, इसमें से एल एल से कट जाएगा, एरिया एरिया से कट जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास बचेगा, रो इज इक्वल टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ। तो इसमें एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर का जिस मटेरियल से बना है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती थी, हमने देखा था पिछले वीडियो में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, जो कि कांस्टेंट थी। और मीन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि जो रेजिस्टिविटी, एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, उसकी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे यहाँ पे देखो, जो रेजिस्टेंस था वो करता है, ये डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो ये रेजिस्टिविटी है, ये जो रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे देखो, ना तो कहीं पे एल है, ना ही कहीं पे एरिया है, ठीक है ना। कंडक्टर का डायमेंशंस का कुछ लेना देना नहीं है, वो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। तो यही लाइन तो सबसे पहले हमने लिखी थी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। उस लाइन का क्या मतलब है, रेजिस्टिविटी जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, नॉट ऑन डायमेंशंस। रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। और ये बिल्कुल इसी चीज से प्रूव होता है, ये वाली डेरिवेशन से। अच्छा, अभी तक हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस, तो इसका कारण भी देखेंगे, क्या कारण है। ऐसा क्या कारण है कि एक जो मटेरियल है, एक कंडक्टर जो है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, किसको ऑफर करता है, करंट को, आई करंट को रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है ये। तो इसका कारण पहले भी बहुत वीडियोस में देख चुके हैं। सेम कारण है, कोलिजन्स। लेकिन बड़े ध्यान से लिखना है, कोलिजन्स होती किससे हैं, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो बोले कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव मेटल आयंस। अब आप पूछो कि कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस कहां से आए? इसमें तो एटम्स थे। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे ये लास्ट आउटर मोस्ट सेल से, तो वो बनाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी जो पीछे बचेगा वो तो होगा आयन। मेटल का आयन ही होगा ना, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज निकल गया बाहर, एक आध इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जो अपना एटम है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकला। तो इसलिए जो एटम्स बचेंगे ये हो जाएंगे पॉजिटिव मेटल आयंस। इसमें क्या है, कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव मेटल आयंस कॉजेज, इससे क्या होता है, हिंड्रेंस, रुकावट। हिंड्रेंस किसकी होती है? इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम के अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे आराम से बाहर आके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, और जब हमने करंट लगा दिया वो मूव करना शुरू किए, तो उनकी टकरें होनी शुरू हो गई। किनसे? जिस एटम से वो निकले थे वैसे ही और एटमों से उनकी टकरें शुरू हो गई, उनकी कोलिजन्स हो गई, और उनको उन एटम्स को बोलेंगे पॉजिटिव मेटल आयंस। तो इनके कारण क्या हुआ, हिंड्रेंस हुई उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के पाथ में, रुकावटें पैदा हुई उस फ्री इलेक्ट्रॉन के पाथ में, जो कि वो फ्री जिनको चलना चाहिए था लेकिन जगह नहीं थी, वो टकराते गए। तो इसी कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी जो एनर्जी है वो हो जाएगी लूज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो एनर्जी लूज कर जाते हैं, तो वही बनता है रेजिस्टेंस। तो यही कारण है कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस क्यों देता है करंट को। It's all because of collisions of electrons with the positive metal ions that causes hindrance in the path of free electrons, due to which the loss of electrical energy occurs in the form of heat energy. तो ये है cause of resistance। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कोई एक कंडक्टर है, उसे हमने सर्किट में लगाया और उसमें से करंट फ्लो कराया, उसने ऑफर किया रेजिस्टेंस। लेकिन उसी पूरे सेटअप को हमने एक ओवन में रख दिया या फिर हीटेड एनवायरनमेंट में रख दिया, और उस कंडक्टर का टेम्परेचर R0 से इंक्रीज करके RT हो गया, क्योंकि टेम्परेचर उस कमरे का जहां पे एक्सपेरिमेंट था उस वो हमने बढ़ा दिया, T0 से T पे इंक्रीज करके ले गए। ये कंडक्टर नॉर्मल था, ये गर्म कंडक्टर है, ये वाला, ये है गर्म कंडक्टर। अच्छा, जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तब भी हमने एक लाइन लिखी थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लिखी थी ना एंड में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हर बार जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो हमने टेम्परेचर को रखा है कांस्टेंट, लेकिन अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को T0 से इंक्रीज करके T कर दिया। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो गया, जो T टेम्परेचर नया टेम्परेचर है TT इज माइनस T0। तो इससे क्या है, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होता है, ये फॉर्मूला है, एक रट लो, अभी डेरिवेशन इसकी नहीं है सिलेबस में। जो होता है आर टी, नया रेजिस्टेंस आ जाएगा ये टी टेम्परेचर के ऊपर, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, जिसका जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी ये वाला डेल्टा टी, कि कितना राइज इन टेम्परेचर हुआ है। तो इसमें अल्फा क्या है, ये अल्फा, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये एक टर्म है, याद कर लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? कंडक्टर का। ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस में वो इंक्रीज कब, कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन देखो, पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज। अच्छा, इस चीज का मतलब समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर, यही वाला कंडक्टर जो है हमने लिया हुआ है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, टोटल रेजिस्टेंस। और मैं करता हूं इसको 10 हिस्सों में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गए 10 हिस्से। इस टोटल का रेजिस्टेंस है ये 10 ओम्स। तो इसमें से सबसे छोटा जो हिस्सा है एक, मान लो हाइपोथेटिकली मान लो इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, टोटल रेजिस्टेंस इसका 10 ओम,
और ये छोटा सा कोई भी पोर्शन है जो हमें दे रहा है 1 ओम का रेजिस्टेंस, यूनिट रेजिस्टेंस जिसको बोलेंगे, यूनिट रेजिस्टेंस, जो कि है 1 ओम। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस कब? पर यूनिट रेजिस्टेंस। ये यूनिट रेजिस्टेंस कौन सा है? ये यूनिट रेजिस्टेंस यानी कि वो एक छोटा सा हिस्सा कंडक्टर का जो कि हमें यूनिट रेजिस्टेंस देता है, उसमें जो इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस में कब हुआ है? पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया है इस कंडक्टर का, इस वाली कंडीशन से 1 डिग्री प्लस में कर दिया टेम्परेचर, उसके कारण ये छोटे हिस्से में जितना चेंज आया है उसको बोलेंगे ये अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हाइपोथेटिकली मान लो आफ्टर 1 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, इसका जब मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया इस वाले कंडक्टर का, तो इसका 1 ओम से बढ़ के हो गया 3 ओम्स। कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया? 3 - 1 = 2। ये 2 क्या होगा? अल्फा। ये होगा अल्फा। देखो, 1 ओम तो इसका पहले से रेजिस्टेंस था, लेकिन 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इसका हो गया अब 1 से लेके 3 डिग्री। ये, ओ सॉरी, 3 ओम्स रेजिस्टेंस। ये डिफरेंस है ना, जो ये वाला डिफरेंस, ये अल्फा, ये यूनिट वाले का, यूनिट हिस्से का, जो हो जाएगा 2 ओम्स। तो अल्फा क्या हुआ, इसको दोबारा डिफाइन करते हैं। इट इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस तो देखो पूरे कंडक्टर का हुआ इंक्रीज। यहाँ पे अगर हमने 10 ओम्स लिया था, एक हिस्से में 3 ओम्स हो रहा है, तो टोटल तो इसका 30 ओम्स हो गया ना इसका पूरे का। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और कितना है? पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज। तो सिंपल भाषा में, एक जो छोटा इसका पोर्शन है कंडक्टर का जो हमें 1 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से, उसको हम बोलते हैं अल्फा। तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो, ओम्स माइनस ओम्स तो होगा ओम्स। नीचे भी ये वाला ओम्स है, ओम से ओम्स तो कट गया। नीचे पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड माइनस डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट्स की में देखें तो ये आ जाएगा 1/डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसको बोलते हैं C-1 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है अल्फा। अब अल्फा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हम वो देखेंगे। वो है 5 केसेस, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हमारे पास टोटल 5 चीजें हैं। पहले मेटल्स, जो नेचुरली ऑकरिंग है और उनमें से करंट पास होता है। दूसरा इंसुलेटर्स, जो नेचुरली ऑकरिंग है लेकिन उनमें से करंट पास नहीं होता। तीसरा हो गए अलॉयज, ये हमने बना रखे हैं, मेटल्स में छेड़छाड़ करके हमने नए मटेरियल्स बनाए, उनको बोलते हैं अलॉयज। चौथा है इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिस्ट्री पढ़ी और समझा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो वहां से हमें मिले इलेक्ट्रोलाइट्स। पांचवा केस सेमीकंडक्टर्स, जो नेचुरली एग्जिस्टिंग भी होते हैं, डिस्कवर भी किए और हम बनाते भी हैं आजकल। अल्फा का क्या इनसे क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे। देखो, फॉर द मेटल्स, जो तो होते हैं मेटल्स, ये मेटल के केस में अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अच्छा, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये अल्फा के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? जो आर टी की वैल्यू है वो है ग्रेटर देन आर नोट। टेम्परेचर तो इंक्रीज ही किया है तो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। और रेजिस्टेंस, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो बाय डिफॉल्ट होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हुआ है टेम्परेचर बढ़ने से, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, इसको इंक्रीज करने से आर नोट की वैल्यू जो है इंक्रीज हो गए आर टी हो गई, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस है किसका? मेटल्स का, ये बढ़ता है। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू होगी पॉजिटिव। अच्छा, इसको और डिटेल में समझ लेते हैं, माइक्रो लेवल पे जाके देखते हैं हो क्या रहा है। मान लो ये कंडक्टर है, इसमें हमने करंट दिया हुआ है आई।
तो इससे क्या होगा, इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ड्रिफ्ट करते हुए करंट के ऑपोजिट मूव करेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाहर निकल गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलिजन्स करते हैं एटम के साथ। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम को हमने बोला था रिलैक्सेशन टाइम। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यहाँ कैंडल लगाई, इसको गर्म कर दिया, या कुछ भी टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो सबसे पहले एनर्जी किसके पास आएगी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास। जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके पास और भी एनर्जी आ जाएगी। मान लो कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन को 1 नैनो सेकंड या 1 सेकंड लगता था यहाँ टकराने के, अब ज्यादा एनर्जी की वजह से वो यहाँ की यहाँ यहीं पे टकरा जाएगा किसी से, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो इससे क्या हुआ, जो रिलैक्सेशन टाइम था, जो यहाँ तक ये इतना रिलैक्स कर रहा था, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम था, वो रह गया कम होके इतना था, ये छोटा था। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम है वो करेगा डिक्रीज। ये देखो डिक्रीज करेगा। जो यहाँ पे पहले 1 सेकंड लगता था, वो आधे सेकंड में कोलिजन हो जाएगी। तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया डिक्रीज। ये क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो कर गई है इंक्रीज। और किसमें होती हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन्स हो रही थी, ये जो कोलिजन्स हैं, इनके नंबर इंक्रीज हो गए हैं। ये किस लिए हुए थे, ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने अब्सॉर्ब की है, और वो फास्ट हो गए हैं, और भी ज्यादा तेज मूव करने लगे हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब जल्दी जल्दी टकराएंगे, उनका जो रिलैक्सेशन टाइम था वो हो जाएगा डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। ये पिछले वीडियो में जाके देख लेना, वहां पे बिल्कुल और भी डिटेल में समझाया हुआ है। रेजिस्टिविटी कर देगी इंक्रीज। जितना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा, उतने कोलिजन ज्यादा होंगे, तो उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा इस करंट को। अच्छा, अब अगला केस देख लेते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के केस में अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव। नेगेटिव का वही मतलब यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ये है आर नोट, इसको और क्लियर कर लेते हैं। फिर यहाँ फॉर्मूले में देखो, टेम्परेचर तो इंक्रीज किया है, इन राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इंक्रीज किया है। आर नोट की बाय डिफॉल्ट कोई पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ तो उसका रेजिस्टेंस है जो हमने ये इंसुलेटर यूज किया है इस टाइम, उसकी बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू है। हुआ क्या है इस केस में, जो आर टी है, जो नया रेजिस्टेंस आया है टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, वो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, यानी आर टी की वैल्यू कम होगी। किससे, ये पहले वाला जो रेजिस्टेंस था। तो यही तो कह रहे हैं, अल्फा नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया किसका, इस इंसुलेटर का, इंसुलेटर को जब हम देंगे करंट और इसका कर देंगे टेम्परेचर इंक्रीज कैंडल लगा के, तो उसके कारण अल्फा की वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्योंकि जो नया रेजिस्टेंस आया आर टी आफ्टर दिस हीटिंग, वो कम हो गया है। कम है किससे, पहले वाले आर नोट से। आर नोट से कम है आर टी आफ्टर दिस टेम्परेचर, टी टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से। अच्छा, अब इसका भी माइक्रो लेवल पे देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ये कोई इंसुलेटर है, इसमें भी हमने करंट आई दिया। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, कैंडल लगा दी और इसको गर्म किया, रेजिस्टेंस करेगा इसका डिक्रीज। देखो डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, इस केस में क्या है, जो एटम्स है इसके अंदर आयनाइज हो जाते हैं। देखो ये कंडक्टर नहीं है, ये है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये वो मटेरियल है जो करंट को पास नहीं होने देता, अपने से जाने नहीं देता। क्यों नहीं जाने देता, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस केस में थे, यहाँ पे नहीं है। ऐसा क्यों है, इंसुलेटर्स के जो एटम होते हैं उनमें जो लूजली बाउंड जो है ना, वो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे टाइटली बाउंड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है। तो जब हमने इसको हीट किया, इसको एनर्जी दी, तो एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो उनके पास एनर्जी आई, पहले तो वो बाहर निकले, इस हीट एनर्जी को लेके बाहर निकले। तो इसका मतलब पहले जो करंट नहीं फ्लो कर रहा था, वो अब फ्लो करने लग गया है। तो रेजिस्टेंस जो पहले हाई था, रेजिस्टेंस हाई का मतलब क्या है कि करंट के रास्ते में रुकावट थी, वो नहीं चल सकता था, वो हो गई है खत्म।
करंट अब करेगा फ्लो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड थे, जो फंसे हुए इलेक्ट्रॉन थे, वो अब आ गए हैं बाहर। तो वो उनकी मूवमेंट की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से अब करंट फ्लो कर सकता है। तो करंट फ्लो करता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका, जो पहले इतना सारा रेजिस्टेंस था, बहुत हाई रेजिस्टेंस था, इस हीट की वजह से वो कम होके इतना रह गया आर टी। ये आर नोट था, आर नोट से ड्रॉप होके आर टी हो गया। तो रेजिस्टेंस हो गया डिक्रीज, इसलिए अल्फा की वैल्यू होगी नेगेटिव। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एटम्स गेट एनालाइज बाय विच वी आर गेटिंग नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देगा। अच्छा, अब हो गया अल्फा फॉर एलॉयज। एलॉयज के लिए होती है वेरी स्मॉल। देखो, एलॉयज वो मटेरियल है जो मेटल्स को हम पिघला के एक दूसरे में मिक्स करके बनाते हैं। उनका कंपोजिशन है, हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमने एक ऐसे एलिमेंट्स बना दिए जिनको बोलते हैं अलॉय, जिनका अल्फा हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका हम रखते हैं अल्फा वेरी स्मॉल। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, इनके ऊपर इतना इफेक्ट ना पड़े। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनके रेजिस्टेंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ये जो अलॉयज हमने जो बनाए हैं, इसको हम यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए लैब में, और हमारे स्टैंडर्ड जो रजिस्टर्स बनेंगे उनमें यूज करेंगे। अब चौथा केस है इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी अल्फा की वैल्यू होगी नेगेटिव। वही है, मतलब कि ये आर टी जो फाइनल टेम्परेचर आया है आफ्टर हीटिंग, वो कम है, लेस है देन ओरिजिनल टेम्परेचर जो विदाउट हीटिंग था। इस केस में ऐसा क्यों है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी का मतलब हुआ गाढ़ापन। ये गाढ़ापन इस लिक्विड का, इस इलेक्ट्रोलाइट का गाढ़ापन, जैसे हम जलेबी खाते हैं ना, जलेबी के अंदर होता है रस। अगर हम जलेबी को फ्रिज में रख दें, तो उसको अब तोड़ के देखना, उसके अंदर जो रस है वो हो जाएगा थिक, गाढ़ा, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। उसी जलेबी को जब माइक्रोवेव में या फिर किसी फ्राई पैन में हिट करेंगे, उसका जो रस है, उसकी विस्कोसिटी हो जाएगी डिक्रीज, मतलब उसका जो गाढ़ापन है वो हो जाएगा कम। तो जब गाढ़ापन कम होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। कब होती है? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से होती है विस्कोसिटी डिक्रीज, गाढ़ापन होता है कम। उसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो और भी ज्यादा मूव करने लग जाएंगे। एक यूनिट एरिया में और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे, जिसके कारण करंट बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देगा। पांचवा है सेमीकंडक्टर्स। इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एटम्स में क्या होती है? डिसइंटीग्रेशन, यानी एटम टूटना शुरू हो जाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर में, तो उसके कारण रेजिस्टेंस होता है डिक्रीज। जब हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कंडक्ट करने के लिए, तो रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए भी अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव। सेमीकंडक्टर्स को हम डिटेल में आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना देख लो कि इनके लिए अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एटम्स टूट जाएंगे, कंडक्शन बैंड है एक, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देगा। तो इस टॉपिक में हमने देखा अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होने से रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट डलता है, प्लस रेजिस्टेंस में जो इफेक्ट डलता है उसका कारण क्या है, माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है। ये दोनों चीजें हमने इकट्ठी ही पढ़ी हैं इस टॉपिक में। तो लास्ट टाइम एक बार और देख लेते हैं। जो अल्फा की वैल्यू है वो होगी पॉजिटिव फॉर मेटल्स, अलॉयज के लिए स्मॉल, और नेगेटिव होगी किसके लिए? इंसुलेटर्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और सेमीकंडक्टर के लिए। ये तीनों केस में होगी नेगेटिव। और जब जब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, रेजिस्टेंस करता है डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। और कब करता है? जब हम टेम्परेचर को कर देते हैं इंक्रीज। ये तीनों केस में देखो, टेम्परेचर हमने किया है इंक्रीज, टेम्परेचर हम सारी जगह इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिर्फ तीन केस जो हैं, जो कि इंसुलेटर्स, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स, और सेमीकंडक्टर्स, इनमें रेजिस्टेंस हो जाता है डिक्रीज। और इन केस ऑफ मेटल्स, रेजिस्टेंस कर जाता है इंक्रीज। अलॉयज में निग्लिजिबल इफेक्ट।